हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ जो हड़प्पा सभ्यता की थी। तो इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई है से लेकर आया हूँ और कुछ सब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो हड़प्पा है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, अगर पूछता है हड़प्पा सभ्यता, तो आपको देना है क्या, सिंधु नदी किनारे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था क्या, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था हड़प्पा नदी किस किनारे स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा रावी। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। साहित्य जो है वह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये जो साहित्य है वह किताब में लिखी हुई ग्रंथ होते हैं। ये हमारा जो है साहित्य के अंतर्गत, ये जो साहित्य है वह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तीसरा वाले, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता जो था उसका सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है ये लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का अंग है, और ये कालीबंगा भी है। ये नहीं है हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन ये जो मोहनजोदड़ो है ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो ये इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वह किए थे राखालदास बनर्जी जी। तो देखते हैं किधर है राखालदास बनर्जी। यह देखिए शॉर्ट में है आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी मतलब राखालदास बनर्जी। अब आइए आगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आप दे देना है लोहा का ज्ञान उसको नहीं था। अब ये आगे अगला क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानघर थे उसका अवशेष हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है यहीं पर हमारा विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। यही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर यही था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है तुम्हारा भगवा नदी के किनारे से, लोथल कहाँ है, भगवा नदी के किनारे स्थित है। अब ये आगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो वह कांस्य युग की सभ्यता है। अब ये आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और अब आइए आगे, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई। सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई थी वह हुई थी 1921 में। सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वह हुई थी तुम्हारा 1921 में। 1921 में हुआ था। तो क्वेश्चन ये कहता है सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई। तो हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई थी, और किया था किसने, तो दयाराम साहनी ने किया था। अब ये आगे, दयाराम साहनी ने खोज किसकी की। तो दयाराम साहनी ने तुम्हारी हड़प्पा की खोज की, वो भी कितना 1921 में। कितना 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिसको दयाराम साहनी ने किया था। अब ये आगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। यह हड़प्पा का ही एक नगर है जहाँ से हल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह हल का भी प्रयोग करते थे, यहीं से उनको प्रमाण मिला है राजस्थान से। अब ये आगे, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको देख ठीक से पढ़ना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूजा नहीं करते थे, नहीं करते हैं तो फिर से देखना होगा कौन कौन देवी का पूजा नहीं करते थे। अब ये आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में कह रहा है विष्णु, प्रकृति देवी, पीपल, शिव। ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, शिव की करते थे, प्रकृति करते थे, लेकिन विष्णु की नहीं करते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और ये आगे, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुई थी वह हुई थी 1921 में, लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले। मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है वह मिला था 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे राखालदास बनर्जी को। अब ये आगे,
किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी? सिंधु सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो खोज है वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और ये आगे सिंधु घाटी के सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वह मातृस्थात्मक था। मातृस्थात्मक स्वरूप था सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये आगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वह किए थे तुम्हारा सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हीलर ने शायद किए थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर हमारा ये नहीं होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। और ये आगे कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब ये आगे सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। अब ये आगे निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख नेता था? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख नेता था या देवता था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका प्रमुख देवता या नेता था वो शिव थे। इस ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और ये आगे ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह इनकी पूजा करते थे, देख लेते 2 मिनट। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह किनकी पूजा करते थे? क्वेश्चन पूछा है तो वो जो है प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और ये आगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो था एक शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। अब ये आगे भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखिए ये हमारा क्या है? VBI पॉइंट है। ये VBI पॉइंट है और ये 2023 में पूछ लिया है, बिहार बोर्ड ने इसे 2023 में पूछा है, तो कृपया इसको ध्यान से सही से देखें। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के क्या है? पिता कहे जाते हैं। अब ये आगे हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन किए थे दयाराम साहनी। कब किए? 1921 में। 1921 में किए थे दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन। अब ये आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वह किए थे राखाल दास बनर्जी। इनका ही शॉर्ट नाम क्या है? RD बनर्जी। RD बनर्जी इनका ही क्या है? शॉर्ट नाम है। अब चलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। यह VBI ऑब्जेक्टिव था। अब थोड़ा सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारणों का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारणों का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन उत्तर हमारा क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में क्या है? इसको मतभेद है कैसे समाप्त हुई, इसका जो विद्वान है सही से पता नहीं लगा पाए हैं। फिर भी इसके पतन के निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं। फिर भी इसके पतन के जो कारण हैं वो दिए गए हैं। देख लेते हैं क्या कारण है। 2 कारण पूछा है और ये 2 कारण ये रहे। वाला क्या कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी और इस सभ्यता से जो लोग थे वह दूसरी जगह पर चले गए। कहने का मतलब जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह अधिकतर कृषि कार्य करते थे और वहाँ जो है वर्षा कम होने लगी। संभवतः कृषि जहाँ पर होगी वहाँ पर वर्षा तो अधिक चाहिए, कम होने लगी, बस लोग इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास का जो रेगिस्तान था वह बढ़ता गया, फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ती गई और उर्वरता समाप्त होती गई। इस कारण से भी सिंधु सभ्यता क्या हो गया? पतन हो गया। तो यहाँ पर आपने 2 कारणों को देखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व होता क्या है? तो पुरातत्व जो है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व क्या है? वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर उस समय के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में क्या पता लगाया जाता है। किसी भी सभ्यता का जो इतिहास के जानने में पुरातत्व क्या है? एक महत्वपूर्ण एवं
महत्वपूर्ण एवं क्या है, विश्वसनीय स्रोत है, महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास भी पुरातत्व पर ही आधारित है। पुरातत्व में मिली उपकरणों, औजारों, धातु, बर्तनों आदि के आधार पर लोगों के सामाजिक आर्थिक के स्तर के बारे में पुरातत्व क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। जो ये जो पुरातत्व में जो वस्तुएं मिलती हैं, जो उपकरण, पदार्थ, धातु, बर्तन मिलते हैं, उनके आधार पर पुरातत्वविद जो होते हैं वह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। आप यहाँ समझ के पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास था वह पुरातत्व पर ही आधारित है। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पुरातत्व पर ही आधारित है। पुरातत्व में मिली उपकरणों, औजारों, धातु, बर्तनों आदि के आधार पर लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में पुरातत्विक जो है वह निष्कर्ष निकालते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं, समझिए तो यह पुरातत्व का ही क्या है, एक अंग है। यह क्या है, पुरातत्व का ही एक अंग है। इसका हम आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, देखिए, उत्खनन से क्या होता है, विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वे उतनी ही प्राचीन होती है। इसे काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। सरल अर्थ में समझे तो उत्खनन क्या है, तो उत्खनन एक समझिए तो तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर प्राप्त होती है उसे लोग उतना ही प्राचीन मानते हैं। इस कारण से इसे क्या, काल निर्णय में स्तरीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहारत सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सिंचाई कैसे करते थे, तो अधिकांश हड़प्पा स्थल जो था वह अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था। अर्ध शुष्क क्षेत्र कहने का मतलब कभी वर्षा होती कभी नहीं होती ऐसा था, आधा सूखा और आधा गीला वह समझे। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अब अर्ध शुष्क क्षेत्र में रह गए तो वहाँ पर सिंचाई की तो आवश्यकता होगी ही। अब ये आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, आवश्यकता होती ही। अब ये आगे क्या बोला है, अफगानिस्तान में सौतगोई नामक हड़प्पा स्थल के नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान में क्या मिला है, अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, वहाँ पर सौतगोई नामक एक नहर मिला है, नहर के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही मिट्टी से भर गई हो, या ये भी हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता हो। कहने का मतलब क्या है, अफगानिस्तान में सौतगोई नामक नहर के अवशेष मिले परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। कहा जाता है कि वहाँ पर कुएं से प्राप्त के पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। अब ये आगे इसके अतिरिक्त क्या बोला है, इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो गुजरात में है वहाँ पर जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए हेतु, वहाँ पर एक जलाशय मिला है। जलाशय कहने का मतलब तालाब के अवशेष मिले हैं, जहाँ से पुरातत्वविदों ने कहा है कि इस जलाशय का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों द्वारा नहरों, कुआं, तालाबों आदि से सिंचाई किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह नहर, कुआं, तालाब आदि के द्वारा सिंचाई करते थे। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को खत्म कर दिए। अब आइए आगे, CR37 इसका शॉर्ट नाम है क्या, समाधि R37 से आप क्या समझते हैं। इसका शॉर्ट नाम है समाधि R37 से आप क्या समझते हैं, या CR37 से आप क्या समझते हैं। तब देखिए आगे इसका आंसर क्या बोला गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, CR37 से आप क्या समझते हैं। तो हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 सेमेट्री R37 नाम दिया गया है। कहने का मतलब क्या, हड़प्पा नगर जो क्षेत्र है उसके दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला जिसे पुरातत्वविदों ने क्या दिया, 37 CR37 नाम दिया है। यहाँ पर प्रारंभ में माघी स्वरूप वत्स एक व्यक्ति है, माघी स्वरूप वत्स, उन्होंने प्रारंभ में यहाँ पर उत्खनन कराया था और उसके पश्चात 1946 में हिटलर ने उत्खनन कराया था। समझ गए आप। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रारंभ में माघी स्वरूप वत्स और तत्पश्चात सन 1946 में
मार्टिन हीलर ने उत्खनन कराया था। अब ये आगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त क्या है? तो इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालक्रमिक विवरण है। इतिवृत्ति क्या है? एक समझिए तो एक पुस्तक है जिसमें समय के अनुसार घटनाओं को लिखा जाता है। उसमें समय भी रहता है और घटना के कारण भी रहते हैं। इतिवृत्ति मुगल राजाओं की संख्याओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था। इतिवृत्ति में खासकर जो है ना मुगल राज्य की जो संख्या होती थी उनके बारे में लिखा गया था और उनका सूचनाओं का यह खजाना था, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी परिश्रम से एकत्रित किया गया था। एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। आधुनिक इतिहासकारों की मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स या इतिवृत्ति नाम दिया गया है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्ति क्या है? इतिवृत्ति अनवरत कालक्रमिक सूचनाओं का एक क्या खजाना था, जो मुगल राजाओं की संख्याओं के बारे में तथ्यात्मक सूचना देते थे। और ये जो सूचनाएं होती थी दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी परिश्रम से एकत्रित किया गया था। आधुनिक इतिहासकार जो थे कि मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स या इतिवृत्ति नाम दिया गया है। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क की क्या विशेषताएं थी वो बताना है आपको। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की प्रमुख सड़कें जो होती थी वह 10 मीटर चौड़ी थी। यहाँ पर जो एक प्रमुख तरह की सड़कें होती थी जो 10 मीटर चौड़ी होती थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। हमारे यहाँ जो होगा नेशनल हाईवे, वही यहाँ पर वो उस समय जो था 10 मीटर जो चौड़े सड़कें होती थी उसको पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। गलियाँ जो 4 फीट तक चौड़ी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सड़कों को काफ़ी साफ़ सुथरा रखा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सड़कों को काफ़ी साफ़ सुथरा रखते थे। सड़क के जो किनारे कचरा रखने के लिए कूड़ेदान या गड्ढे खोदे गए थे। मोहनजोदड़ो के एक सड़क के दोनों ओर चबूतरे बने हुए मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने यहाँ पर व्यापारी बैठकर अपने वस्तुओं का बिक्री किया करते थे। जिसे पुरातत्वविदों ने कहा है कि यहाँ पर जो व्यापारी थे वह बैठकर अपने वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। तो अब फिर से हम आपको इसको समझा देते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़क की व्यवस्था थी। यहाँ की प्रमुख सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। गलियाँ 4 फीट तक चौड़ी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सड़कों को काफ़ी साफ़ सुथरा रखते थे। सड़कों को क्या काफ़ी साफ़ सुथरा रखते थे। सड़क के किनारे कचरा रखने के लिए कूड़ेदान या गड्ढे भी खोदे गए थे। मोहनजोदड़ो की जो एक सड़क है उसके दोनों ओर चबूतरे बने हुए मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने कहा है कि यहाँ पर जो है व्यापारी बैठकर अपना वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। आई होप आप जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है आप लोग समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक शेयर प्लीज़ कर दें। थैंक्स, धन्यवाद वीडियो देखने के